नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हम अभी तक जो भी हमने वीडियो देखे हैं उस वीडियो में हमने अलग अलग पाठ के बारे में जानकारी देख ली। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी यह पाठ देखने जा रहे हैं। अब देखो, रीढ़ की हड्डी तो सभी लोगों को पता है। रीढ़ यानी हमारे पीठ की जो एक सबसे हमारे महत्वपूर्ण हड्डी होती है उसको हम एक रीढ़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो बैकबोन अथवा उसे हड्डी न रहने वाला अथवा वो कुछ लायक नहीं है, ऐसा एक व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर पाठ बताया गया है। और ये जो पाठ लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। देखो यह पाठ एकांकिका है। इस एकांकिका में उन्होंने एक समाज में जो अलग अलग तरह के जो परिवर्तन किस तरह से होना चाहिए यह कुछ बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो देख लेंगे हमें ये जो लेखक का परिचय देखो थोड़ा। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म हुआ सन 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हो गई सन 1978 में। देखो परिचय में बताया जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। देखो बहुत बढ़िया साहित्यकार थे और संस्कृति हमारे जो अलग अलग अपने अपने धर्म की जो संस्कृति होती है इस संस्कृति वो पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हमारा रेडियो माध्यम है अथवा हम उसको आकाशवाणी कहते हैं, इस आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने हमारी जो देश में हिंदी भाषा है, हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और इसके साथ साथ आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। देखो साहित्यकार, नाटककार अथवा अलग अलग भाषा का उन्हें ज्ञान था, ये नाटककार कहकर भी प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां है देखो कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। और प्रस्तुत गद्य संबंधी वहां भी क्या जानकारी देना चाहते हैं। देखो प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। आज हम देखते हैं नारी शिक्षा को कितना महत्व है। समाज में महिला रहो अथवा पुरुष रहो दोनों एक समान है। और ये नारी शिक्षा का तो बहुत ही महत्व बताया गया। जो पढ़ी लिखी महिला पढ़ी लिखी नारी है, इस पढ़ी लिखी नारी के बारे में यहाँ पर उन्होंने इस एकांकिका के माध्यम से बहुत ही सही उदाहरण देते हुए हमें कुछ बातें समझाने की कोशिश की है। तो देखना है समाज में दकीयानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया। देखो पुराना समाज था, पुराने जमाने में महिलाओं को सिर्फ घर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो अलग अलग तरह के धर्म है, इस धर्म में महिलाओं का इतना सम्मान नहीं किया जा रहा था। वक्त बदलते चला गया, समय के अनुसार महिला पढ़ी लिखी होती चली गई। आज जगह जगह हर कोई भी समाज रहो, हर समाज में नारी शिक्षा को नारी की शिक्षा का महत्व समाज के सामने पेश किया गया। आज एक पुरुष के कंधों के बराबर चलकर महिला काम कर रही है। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में महिला कार्य नहीं कर रही। चाहे तुम अध्यापन का कार्य देखो, रेल देखो, हवाई जहाज देखो, अन्य कोई भी बैंकिंग क्षेत्र देखो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां महिला पुरुषों के बराबरी से काम नहीं कर रही। और इसी तरह इस एकांकिका में भी जगदीश चंद्र जी माथुर है, इस माथुर ने भी कुछ बातें इस नारी शिक्षा होने के बाद और आज एक रिश्तेदारी के बारे में उन्होंने यहाँ पर उस नारी का शिक्षा का उदाहरण लेते हुए हमारे समाज के सामने एकांकिका पेश की है। देखो इस एकांकिका में हम पात्र परिचय देख लेंगे। सबसे पहला पात्र है उमा, जो सुशिक्षित युवती। पूरा जो पाठ है इस उमा पर निर्भर है। ये बहुत सही लड़की है, सुशिक्षित लड़की है। दूसरा पात्र है राम स्वरूप, ये उमा के पिताजी। तीसरा पात्र है प्रेमा, ये उमा की माँ है। और चौथा पात्र है शंकर, यह युवक है, एक नौजवान लड़का है। उसके बाद में गोपाल प्रसाद, यह शंकर के पिता है। और आखिरी का एक पात्र है उसमें रतन। और ये रतन कौन है?
उमा के घर का नौकर मानो राम स्वरूप का नौकर है। देखो ये जो पात्र परिचय होने के बाद इस एकांकिका के माध्यम से जगदीश चंद्र जो मातुर है इन्होंने बहुत सही नारी की शिक्षा को महत्व दिया गया। समाज में जो पुरानी रीति रिवाज थे, रीति रिवाज छोड़कर जो पढ़ी लिखी महिलाओं का उदाहरण हमारे सामने उन्होंने पेश किया गया। तो देखो यहाँ पर हम अभी एकांकिका देखने जा रहे हैं और एकांकिका देखते समय सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो उमा के पिताजी राम स्वरूप है और उनका नौकर का नाम है रतन। इनका कुछ संवाद बताया हुआ पहले। तो देखो एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं, तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। देखो हमें इस एकांकिका में ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा, सिर्फ वो इंसान की पीठ नजर आ रही है, उसका चेहरा नजर आ रहा है क्या? नहीं है। एक लकड़ी का तख्त है, यानी जो बैठने के लिए जो साधन होता है वो लेकर आ रहे हैं मानो। और एक बाजू से किसने पकड़ लिया था उसको? मानो अभी यहाँ पर राम स्वरूप ने, और दूसरी बाजू किसने पकड़ ली थी? उनका जो नौकर है रतन ने। और ये वो तख्त लेकर वहां उनका एक कमरे में प्रवेश हो रहा है। तो देखो उसी समय सबसे पहले संभाषण बताया हुआ कि राम स्वरूप का, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्तों को उधर मोड़ दो। देखो एक मालिक नौकर के साथ किस तरह की बात कर, अबे धीरे धीरे चल, एक विस्मय से, एक आश्चर्यचकित अथवा विस्मय बोधक अबे का यहाँ पर चिन्ह लगाया हुआ। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्तों को उधर मोड़ दे, उधर। जैसे कि यहाँ पर वो जो राम स्वरूप है उनके नौकर राम रतन को कह रहे हैं कि तख्त है, तख्त को दूसरी बाजू मोड़ ले। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है और उसी समय रतन क्या करे, देखो बिछा दे साहब, प्रश्नार्थक चिन्ह है यहाँ पर। ये जो रतन अपनी मालिक से कह रहा है बिछा दे साहब, मालिक से सवाल कर रहा था, तो मालिक कह रहे जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा की अक्ल बांट रहे थे, तू देर से पहुंचा था क्या? देखो अभी नौकर के, मैं पहले ही कहा था नौकर से बात करने का तरीका क्या होता है। अभी रखना ही है ना, हम घर तक इसलिए बाहर लेकर आए, रखने के लिए लेकर आए। तो बार बार वही सवाल कर रहे हैं। और वो जो राम स्वरूप है अपने नौकर को गुस्से से कह रहा है, जब भगवान अक्ल बांट रहा था, परमात्मा अक्ल बांट रहा था, तो क्या वहां लेट पहुंचा था क्या, देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहा है? अरे बिछाने के लिए तो हमने बाहर लिया है, अगर बिछाना नहीं होता तो हम इतनी मेहनत करते क्या, या हमारा पसीना बहा देते क्या? ऐसा राम स्वरूप अपने नौकर पर पूरा गुस्सा उतार रहा है। तो उसी समय नौकर क्या कर रहा है, देखो तख्त बिछाता है और हंसता है, हा 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 हा। और उसी समय राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा लाओ, सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते, दरी उस पर बिछाने का साधन जो है ना वो लेकर, और वो कहते जा मैम साहब है। और जो बीबी जी है, इस बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और सितार भी लेकर। अभी हमारी समझ में आ जाएगा कि जो राम स्वरूप की लड़की उमा है, पढ़ी लिखी तो ही है, पढ़ी लिखी के साथ साथ उसे गाने का भी शौक था, गीत गाने का शौक था। वो खुद हारमोनियम बजा लेती थी, सितार बजा लेती थी, और इसीलिए उस नौकर को कहते जा बेबी के कमरे से हारमोनियम और सितार लेकर आ। और ये जो दोनों पति पत्नी उसी समय वो जो तख्त था उस पर एक बिस्तर डाल देते हैं। उसी समय प्रेमा क्या कहती, देखो ये प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी अथवा उमा की माँ, लेकिन ये तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। देखो हर कोई माँ है। उसी तरह कहती कि जब वहां पर मानो ये उमा को देखने के लिए रिश्तेदार आ रहे थे, और उसी समय ये जो उमा है, इस उमा ने अपना चेहरा एक निराश किया था, नाराज किया था। और वही चेहरा देखने के बाद उमा की माँ, ये जो उसके पति है राम स्वरूप, उन्हें कहती है देखो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो लाडली बेटी है मुंह फुलाए बैठी है, बहुत गुस्से में है।
नाराज होकर बैठी है। तो उसी समय राम स्वरूप कहते हैं, हाँ क्या हुआ? देखो उसी समय वो राम स्वरूप कहते क्या हुआ? उसे मुंह फुलाने के लिए नाराज होने की वजह क्या है? तो प्रेमा क्या करेंगे? तुम्ही तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे ला। तो कभी हम समझ लेते हैं, कोई भी रिश्तेदार जब लड़कियों को देखने के लिए आ जाते तो लड़कियों को ठीक ठाक करके उन्हें बताया चला। और उसी तरह यह जो प्रेमा है, ये प्रेमा अपने पति को बता रही थी कि तुम्हें तो कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे ले आना। राम स्वरूप उसी समय, अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। देखो जरा करीने से आए। देखो जब एक लड़की वालों को देखने के लिए जो लोग आते हैं वो उनकी देखने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। अब यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं कि कोई वो जो है विकलांग तो नहीं है, दोनों पैर से सही तरह से चल सकती है क्या? ऐसा लोग देखने के लिए आ जाएंगे और उसी समय अपने बेटी को कहने के लिए कहते हैं कि उसी तरह ठीक तरह से चलते आए। ये लोग जरा ऐसे ही है। देखो ये लोग जरा ऐसे ही मतलब बहुत ही कैसे लड़के वाले बहुत लड़की वालों को देखने आते हैं तो बहुत अलग अलग तरह की छोटी छोटी गलतियां निकालते। उसे चलने के लिए ठीक नहीं आता, खाना नहीं बना सकती, पानी नहीं ला सकती, अथवा अन्य अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं। और इसीलिए राम स्वरूप उन्हें कहते हैं ये लोग ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। देखो भैया कितनी एक अच्छी बात बताइए। लेकर राम स्वरूप वहां पर कह रहा है कि खुद वकील है, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, सभा सोसाइटी में चले जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत नीचे की है। सोच नीचे की है मतलब खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन हमारे घर आने वाली जो लड़की है अथवा बहू होकर आने वाली जो लड़की है, ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, ऐसे उन लोगों की सोच है। तो उसी समय प्रेमा कहती है और लड़का, देखो लड़की की ये सोच है कि पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन लड़का प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं आवा। तो उसी समय राम स्वरूप कहते बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। जैसे कहते ना बाप से बेटा सवाई। अरे बाप वकील है, उससे भी बड़ा है, उससे भी पढ़ा लिखा ज्यादा है, ऐसा उन्हें कहने का मतलब एक से बढ़कर एक है। बाप बेटे दोनों कैसे है कहने का मतलब एक से बढ़कर एक है। और बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। देखो उसने बीएससी की है, बैचलर ऑफ साइंस। अथवा उसने बीएससी करने के बाद लखनऊ ये जो शहर है इसमें ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है। देखो बातें करने के लिए बहुत अलग अलग होती है, और वो लड़की की सोच ऐसी थी, ऐसा कह रहे वो, शादी की बात दूसरी है, पढ़ाई की बात दूसरी है, क्या कहे मजबूरी है। देखो वह उन्हें कहने का मतलब यह था कि वह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी की वजह से हम शादी करने के लिए तैयार हैं, ऐसा उस लड़किया कह रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है हमें आगे पता चलेगा। उसी समय रतन क्या कहते हैं, देखो नौकर, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज, एक नौकर है अपनी धीमी आवाज में मालिक को आवाज दे रहा है, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से आकर झांक कर, दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए। देखो हम जिसका इंतजार कर रहे थे, सुबह से जिनके तैयारी में थे, वे लोग आ गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। देखो तुम इतना भी समझा तो थोड़ा उसको गीत गाने के लिए लिखो। थोड़ा अगर उसने गीत गाया तो लोगों को भी लगेगा लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी तो है, लेकिन पढ़ी लिखने के साथ साथ उसे गीत गाना भी पसंद है। मेहमानों से हाँ 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 आइए आइए। देखो हमारे घर आए हुए मेहमान हमारे लिए अतिथि देवो भव ऐसा कहते, और वो भगवान का रूप होता है, ऐसा चलते आया हो। और इन आए हुए मेहमानों का हंसते हंसते हमने स्वागत करना चाहिए, और उसी तरह वो उन मेहमानों का हंसते हंसते स्वागत कर रहे हैं। आइए आइए बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। अभी समझ में ले लो पात्र परिचय में तो कौन कौन आ गए।
सबसे पहले हमने देखा कि राम स्वरूप, उसके बाद में उनका नौकर रतन, उसके बाद में राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा, और अब हम पात्र परिचय में देख किसका देख रहे हैं? गोपाल प्रसाद के एक लड़के के वो पिता। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? प्रश्नार्थ है यहाँ पर। ये जो राम स्वरूप आए हुए मेहमानों से आपको गोपाल प्रसाद से कहते हैं मकान ढूंढने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर इसी तरह नहीं, टांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे। देखो आज हम रिक्शा टैक्सी ऐसे साधन से सफर करते हैं, लेकिन एक जमाना था, उस जमाने में एक टांगा गाड़ी चली चाहिए, और वही कहते हैं कि टांगा वाला जानता था, हमें पता कैसे नहीं चलता। राम स्वरूप हाँ, लड़की की तरफ मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। देखो उसी समय यहाँ पर ये जो राम स्वरूप है लड़के की ओर देखते हुए कहिए शंकर बाबू आपको कितने दिन की छुट्टी है? प्रश्नार्थक चिन्ह है यहाँ पर भी। तो शंकर देखो अपना बड़पन बताते हो, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड हफ्ते का एंड, आखिरी का दिन समझो, हफ्ता या इतवार छुट्टी वो दिन जो होता है वही कह रहा है मैं वीकेंड में चला आया। कॉलेज की तो वैसे छुट्टियां नहीं है। तो उसी समय राम स्वरूप क्या कहते हैं? तो आपके कोर्स खत्म होने में तो आप साल भर रहा होगा। प्रश्नार्थक चिन्ह है यहाँ पर, लड़के को सवाल कर रहे हैं कि आपका जो कोर्स है, आपकी जो पढ़ाई चल रही है, आपकी पढ़ाई चलने के लिए 1 साल रहा होगा। तो शंकर जी यही कोई साल 2 साल। देखो इंसान का बात करने का तरीका कैसा होता है, इंसान बात करते समय एक अपने ही ढंग से बात करता है, और उसी तरह वो लड़का अपने बड़पन बताते समय कहता है यही साल 2 साल। तो राम स्वरूप क्या करे उसी समय? साल 2 साल। प्रश्नार्थक चिन्ह है यहाँ पर भी। तो शंकर हाँ जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। देखो 1 साल का मार्जिन 1 साल में बढ़कर बताता। तो उसी समय गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो उसी समय बात काटने के लिए, बात टालने के लिए, ये जो शंकर है इस शंकर की बात टालने के लिए वो करे तो अच्छा हम बिजनेस की बात करेंगे, हम धंधे की बात करेंगे। तो राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस स्टार्ट करें। राम स्वरूप को पता नहीं है, आश्चर्यचकित होकर कहते बिजनेस, समझकर ओहो अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है बिजनेस आपका जो कोई भी है हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आने वाले मेहमानों का आदरातिथ्य करना यह हमारा एक कर्तव्य होता है। उसी तरह ये जो राम स्वरूप है उन्हें कहती है जरा नाश्ता कीजिए। तो गोपाल प्रसाद उसी समय कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? देखो यह शिष्टाचार करने की जरूरत, तकल्लुफ यानी शिष्टाचार, उसका कितना शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो राम स्वरूप हाँ तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। जैसे हम कहते ना यही मेरी बहुत बड़ा, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे घर पधारे, आप मेरे घर आए। और उसी तरह यहाँ भी राम स्वरूप कहता है इसमें तकल्लुफ आपका शिष्टाचार की क्या बात है? यही बहुत बड़ी बात है कि हम आप लोग हमारे घर पधारे हैं। और अंदर जाते हैं और उसी समय गोपाल प्रसाद अपने लड़के से क्यों क्या हुआ? देखो बाप बेटे का संभाषण है। आप यहाँ पर क्यों क्या हुआ? तो शंकर कुछ नहीं। देखो उसी समय यहाँ पर शंकर क्या करे अपने पिताजी से? जी कुछ नहीं। तो उसी समय गोपाल प्रसाद कह रहे झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। देखो अपने बेटे पर ही एक थोड़ा ऊंची आवाज में कहते अरे लड़कियों की तरह शर्मा कर क्यों बैठे हो? या हम कुछ नहीं, एक ब्याह करने आए, शादी के लिए आए, थोड़ा कमर सीधी कर बैठो। और तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन है ना, तुम्हारे दोस्त भी ठीक कहते हैं कि शंकर जब बैठता है तो सही तरह से नहीं बैठता, उसके
शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो गर्दन झुका कर बैठता है, ऐसा तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें कहते हैं। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। देखो बाप बेटे का संभाषण चल रहा था और उसी समय रामस्वरूप चाय लेकर आते हैं और इन दोनों बाप बेटे का संभाषण वहां पर एक थोड़ा कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। और गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। तब जब रामस्वरूप चाय लेकर आ रहे तब गोपाल प्रसाद उन्हें कहते नहीं, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? देखो अभी विलायती चाय और हिंदुस्तानी चाय, इसमें का अंतर क्या है, फर्क क्या है, कोई बता सकता है? विलायती चाय है कि गर्म पानी किसमें रहता है, उसमें मतलब चाय उबाल के दूध अलग, शक्कर अलग अथवा चीनी अलग रखी जाती है और जब एक साथ मिला जिसको जितनी जरूरत है उतनी वो मिला लेता है और जब उसको खुद ही बनाना पड़ती है उसको हम विलायती चाय कहते हैं। और हमारी हिंदुस्तानी चाय दूध शक्कर जो पानी अथवा जो सभी एक साथ उबाल लेते हैं वो हमारी हिंदुस्तानी चाय होती है। लेकिन आज समाज में देखो, आज हमारे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी हमें पसंद नहीं है, हम सभी लोगों को विलायती, हर चीज विलायती पसंद आती चली जा रही है। और उसी तरह यहाँ पर भी वही एक मजाक करते हुए, एक व्यंग करते हुए कहते हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। देखो कह रहे मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, थोड़ी शक्कर अथवा चीनी भी थोड़ी ज्यादा डालिए, हम मीठा खाना हमें पसंद है। तो शंकर खकार कर सुना है सरकार जब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो टैक्स की बात तो है यहाँ पर, वो कह रहा है मजाक करते हुए कह रहा है जो लोग ज्यादा चीनी खाएंगे उन पर लोग गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अभी टैक्स लगाने वाली है। और उसी समय गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो भी चाहे सो कर ले, आप पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। जब आमदनी कमाई, गवर्नमेंट को पैसा मिलाना है तो टैक्स तो लगाना ही। आज टैक्स देते हैं हम, हर चीज पर टैक्स बने, हर चीज, कोई भी ऐसी चीज है हम जो चीज खरीदते हैं उसका टैक्स हम भी दें और इसमें से सरकार की आमदनी बढ़ती है, पैसा सरकार के पास बहुत सही तरह के। आज के जमाने में तो देखो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और इस महंगाई की वजह से टैक्स बढ़ते चला जा रहा। जैसे ही टैक्स बढ़ा है इसमें से गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती चली गई है। और उसी समय रामस्वरूप कहते शंकर को प्याला पकड़ते हुए, यह क्या? शंकर जब प्याला पकड़ रहा है चाय का तो उसी समय कहते यह क्या? तो गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। देखो टैक्स किस चीज पर नहीं थी, मैं पहले कहा जो हम चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स है, लेकिन यहाँ तो एक मजाक की बात बताइए, जो इंसान खूबसूरत है, ऐसा कभी होता है क्या खूबसूरती पर टैक्स? लेकिन नहीं, यहाँ पर कहा खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। तो एक आधा इंसान बहुत खूबसूरत होता है और उसी तरह यहाँ पर कहा खूबसूरती पर टैक्स। ठीक है, ऐसा उन्हें कहने का मतलब था कि ये जो इंसान खूबसूरत है खूबसूरती पर टैक्स नहीं होता, लेकिन खूबसूरत इंसान एक जानबूझकर बनता है, कोई अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक कोई चीज अपने चेहरे पर लगाकर वो खूबसूरत बनने की कोशिश करता है। और वो जो चीज हम खरीदते हैं ना उस चीज का हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह टैक्स है जनाब जी, देने वाले चूप ही नहीं करेंगे। देखो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम टैक्स का हमें पता नहीं होता। अगर हमें वो जो चीज पसंद है हम चुपचाप खरीद लेते हैं, हम चूप तक नहीं करते। और उसी समय रामस्वरूप कहते जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गए हैं। वाह, आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो चुका है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तब आज हर इंसान एक खूबसूरत की बात कर रहा है, लेकिन हमारे जमाने में ऐसी खूबसूरती अथवा ऐसे कुछ बातें नहीं थी। दस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए
देखो चाय की तस्तरी, जैसे मानो राम स्वरूप गोपाल की ओर बढ़ाते और कह रहे कि लीजिए, और इसी तरह यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से आगे तो बहुत सही बात है, यहाँ से आगे जो रीढ़ की हड्डी किस तरह से उन बेटे में नहीं है, एक परिवार की कहानी किस तरह से बताइए, एक लड़के वाले को किस तरह से कम दिखाया जा रहा है। सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनका सोच है कि लड़की कम पढ़ी लिखी होना चाहिए। लड़कियों का फिर सिर्फ घर परिवार की देखभाल करना, खाना बनाना, तो घर का पूरा काम देखना, यही लड़कियों के लिए पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और वो किस तरह से है, हमें अगले वीडियो में हमें क्या कर लेना है, देख लेना है। और जो बचा हुआ हिस्सा है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।